एवरीवन, आज हम विवेक सिंह सर की बुक से चैप्टर 6 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से चैप्टर 6 बेसिकली स्टार्ट होगा। इससे पहले की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 1947 से लेकर 2014 तक का। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे इनका क्या जो है इम्पैक्ट रहा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ या स्ट्रक्चर कैसा था। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है उनके वजह से, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के वजह से क्या हो गया कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक तरीके से कॉलोनियल और डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गया। और इकोनॉमी जो है ये वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेट तो था, जुड़ा तो था, लेकिन रोल बहुत ही माइनर रोल था, प्रॉपरली नहीं था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है पूरे वर्ल्ड के कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ प्रॉपरली जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट कर दिया गया था। ब्रिटेन में क्या किया जा रहा था कि हाई टेक चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बन रहा था, और इंडिया में जो है रॉ मटेरियल बन रहा था, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था, फूड ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस हो रहा था। और हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड को, जो कि ब्रिटेन में बन के आ रहा था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या कर दिया, स्ट्रक्चर बिल्कुल डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम में जुड़े हुए तो थे, लेकिन कहने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट हो गया। बात समझ में आई, क्या हुआ, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट हो गया। कैसे, क्योंकि ब्रिटेन में वो लोग क्या कर रहे थे कि हाई टेक और कैपिटल इंटेंसिव गुड वो ब्रिटेन में बना रहे थे, और इंडिया में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, जो रॉ मटेरियल है या फूड ग्रेन है ये सब, और हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो मतलब हम क्या बन चुके थे, पूरा का पूरा डिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुके थे। अब प्रोडक्शन पैटर्न देखें कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा था। तो इंडिया जो है क्या क्या एक्सपोर्ट करता था उस टाइम पे, तो कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, टोबैको, मिनरल्स और फूड स्टफ। तो हम लोग क्या क्या जो है एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, टोबैको, मिनरल्स, फूड स्टफ्स। और इंपोर्ट क्या क्या करते थे, तो ब्रिटेन में जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन रहा था, चाहे बिस्किट हो या बिस्किट टू लोकोमोटिव, हर चीज़ हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और जो हैंडीक्राफ्ट भी था उसका भी पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। ठीक है, पूरे तरीके से डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट का, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सरप्लस का क्या हाल था। क्या उस टाइम हमारे पास इकोनॉमिक सरप्लस था, या ग्रोथ हो रहा था, या ग्रोथ ब्लॉक था। ठीक है, तो की टू डेवलपमेंट क्या होता है कि यूज़ ऑफ सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी कंट्री को या किसी भी पर्सन को अगर डेवलप होना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसके पास सरप्लस बच रहा है, जो भी वो कमा रहा है, जो भी उसकी अर्निंग है उसमें से बच रहा है, वो क्या करे, उसको इन्वेस्ट करे। ठीक है, लेकिन इंडिया का सेविंग्स जो है 1914 से लेकर के 46 तक बेयरली 3% था हमारे जीएनपी का, हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 3% था। तो हम क्या ही जो है इन्वेस्ट करते या कुछ नई मशीनरी लगाते या कुछ करते, तो सरप्लस जो है था ही नहीं, तो सरप्लस री इन्वेस्ट हो ही नहीं पा रहा था। तो किसी भी इकोनॉमी में फ़ायदा कब होगा, जब उसके पास जितना खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा पैसा आएगा, पर यहाँ पे कुछ सरप्लस था ही नहीं, सिर्फ 3% था। ठीक है, देन सरप्लस गया तो गया कहाँ, अगर जो भी इंडिया में फ़ायदा हो रहा था, या जो भी जीएनपी, जो भी कमाई था, जीडीपी था, तो सारी चीज़ें गई कहाँ। ठीक है, तो जो भी आ रहा था वो किसके पास जा रहा था, कॉलोनियल स्टेट के पास जा रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में सारा खर्च कर दे रहे थे, और उसके बाद जो बच जाता वो मनी लैंडर्स और ज़मींदार ले जाते रेंट और टैक्स के नाम पे। ठीक है, और बहुत कम स्पेंड होता फिर से एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, एजुकेशन और हेल्थ पे, और इसके वजह से जो है स्टैग्नेशन और अंडर डेवलपमेंट देखा गया। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर देखें टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, तो टैक्सेशन सिस्टम जो था हाईली रिग्रेसिव था। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, बहुत ही रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम था, क्योंकि जो पीजेंट है, गरीब लोग हैं, उसके ऊपर ही टैक्स का पूरा बर्डन है। जो लैंडलॉर्ड, मर्चेंट और ऑफिशियल थे, ये लोग ऑलमोस्ट टैक्स फ्री थे। तो इससे क्या हो गया, इतना हाईली रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की वजह से जो बेचारे किसान थे वो कर्ज में आ गए, रूरल डिस्ट्रेस हो गया। ठीक है, और प्रॉब्लम हो गई उनको। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो रहा है वेल्थ का ब्रिटेन में, कि इंडिया का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। ऑफिशियल का सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, जो प्रॉफिट है सब कुछ इंडिया से जा रहा है। ठीक है, तो जो भी सोशल सरप्लस होना चाहिए था उसका सारा ड्रेन हो गया, क्योंकि इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट हुआ नहीं, लगा नहीं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल सरप्लस जो भी हुआ ड्रेन हो गया, जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इसको इन्वेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, देन पॉलिसी कंट्रोल। ठीक है, इसको समझते हैं कि पॉलिसी किसके हाथ में था। तो इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी कौन डिसाइड करता था, ब्रिटेन से डिसाइड किया जाता था। ठीक है, और वो ब्रिटेन से डिसाइड करते थे तो वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में सोचेंगे ना। वो इंडिया से उनको क्या मतलब था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाने से मतलब था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए इस चीज़ से मतलब था। ठीक है, तो इंडिया के नीड्स को फुल्ली इग्नोर कर दिया गया और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। उनका पॉलिसी ही यही था कि वो एक्सप्लॉयट करे, लूट मार के करके सब कुछ लेकर के चले जाए। ठीक है, देन डिनायल ऑफ स्टेट सपोर्ट। स्टेट का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जैसे कि यूरोप और यूएस में कोई भी प्रोटेक्शन इंडियन इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को नहीं मिल रहा था, जैसा कि बाहर मिल रहा था या यूरोप में या यूएस में मिल रहा था। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन जो है इंडियन इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा था। अदर नेशंस में अगर देखा जाए तो वो लोग जो अपने इन्फेंट इंडस्ट्रीज थे, जो कि अभी अभी नए नए बन रहे थे, उनको जो है प्रोटेक्ट किया। ठीक है, टैरिफ लगाया। ब्रिटेन इन इंडिया उन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड पॉलिसी लगा दिया। अब इंडिया से कुछ भी जा रहा है तो फ्री ट्रेड पॉलिसी है यहाँ पे कुछ भी टैक्स और टैरिफ नहीं है। ठीक है, और रिफ्यूज टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्री। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्री को कोई भी टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया, टैरिफ फ्री, टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है, और नेशन क्या कर रहे थे कि वो अपने इंडस्ट्रीज को बचा रहे थे, और यहाँ पे इंडिया का क्या था, हालत बिल्कुल ही बुरा था। तो इससे क्या हुआ, और बैकवर्डनेस होता गया और स्ट्रक्चरल अंडर डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, अब ये तो हमने इंडस्ट्री का देख लिया कि क्या हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम का देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम देखें तो क्या हाल था और उन्होंने क्या हालत कर दी थी हमारे एग्रेरियन सिस्टम का। तो ये डोमिनेट किससे था, लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से, मर्चेंट से, और कॉलोनियल स्टेट पूरा डोमिनेट करते थे एग्रेरियन जो है स्ट्रक्चर को। ठीक है, और वो जो है 50% से भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो खुद ही ले लेते थे। ठीक है, तो फोकस जो है किसके ऊपर था, सिर्फ रेवेन्यू कैसे खींचना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर था। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाई जा रही थी, प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रहा था इस वजह से। तो एग्रीकल्चर जो है स्टैग्नेंट रह गया और इम्पोवरिज्ड रह गया, कोई भी यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा रह गया एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये बुरा हाल उन्होंने कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्ट्स का फुल्ली कॉलेप्स हो गया और आर्टिसन इकोनॉमी का कॉलेप्स हो गया। 19वीं सेंचुरी में रैपिड डिक्लाइन देखा गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, रैपिड डिक्लाइन हुआ तो हुआ क्यों। कॉजेज ये था कि ब्रिटिश जो है क्या कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में आ गया था, स्पेशली कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन क्या कर रही थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रखी थी और वहाँ से जो है मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे प्रोडक्ट को। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड करके जो है सस्ते में चीज़ें क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड करके इंडिया में लेकर के आ रहे थे इंपोर्ट करके। ठीक है, यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे थे इंडिया में इंपोर्ट करके, तो उसके ऊपर क्या था, फ्री ट्रेड था कि इंडिया में जो है किसी भी तरह का इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन नहीं लगा पा रहे थे, किसी भी तरह का टैरिफ जो है नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रेड जो है चल रहा था, मतलब कि अगर ब्रिटेन से कोई सामान आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी जो है टैरिफ या टैक्स नहीं जुड़ेगा। लेकिन और क्या हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन और यूरोप ने क्या किया, इम्पोज कर दिया हाई इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन प्रोडक्ट्स पे। लेकिन अगर इंडिया से कोई चीज़ ब्रिटेन में जा रहा था तो उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था। तो इससे क्या हो रहा था कि जब उनका प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ रहा है और उनके ऊपर कोई भी जो है ये टैक्स या टैरिफ नहीं लग रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उनका सामान जो है इंडिया में, किसका सामान सस्ता हो गया है, इनका ब्रिटिशर्स का सामान ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू
टू हमारा, तो क्या हो रहा है, इनका सामान ज़्यादा बिक रहा है। और सेम जब हम बाहर के मार्केट में, फॉरेन मार्केट में देख रहे हैं, ब्रिटेन और यूरोप में, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, जब इंडिया से कोई सामान जा रहा था तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, तो वहाँ के सामान से फिर compete नहीं कर पा रहा था इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडियन गुड्स जो है वो पूरी तरीके से यूरोपियन मार्केट में अब महंगा हो गया, तो वो नहीं चल पा रहा था आफ्टर 1820s। ठीक है, तो हमारे जो है आर्टिसंस इंडस्ट्री को इस तरीके से पूरा बर्बाद किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। कैसे? टैरिफ के थ्रू। तो कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि आर्टिसन क्लास जो है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कोई भी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट बचा नहीं। ठीक है, और उनको जो है फोर्स, एक तरीके से फोर्स कर दिया गया कि वो जो है एग्रीकल्चर ही ज्वाइन करे, टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स और लेबरर्स बन गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक तो आर्टिशन पूरा खत्म हो गया, कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं इनके पास, तो ले दे के वो कहाँ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। इसके वजह से ओवर क्राउडिंग हो गया एग्रीकल्चर में, और सब डिवीज़न और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हमें देखने के लिए मिला, जिसके वजह से बहुत ही जो है प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, कम हो गया। तो लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में हम लोग फंस गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, एग्रेरियन और स्टैग्नेंट था, कोई भी जो है ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइज था, और इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। तो अगर ये सब कुछ किया गया तो हमें बदले में क्या मिला? बदले में मिला हमें गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्विटी, और हमारा इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब हमें आज़ादी तो मिल गई, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें था। तो लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस, 19th सेंचुरी इंडस्ट्री कन्फाइंड टू कॉटन, जूट, कोल, टी। तो हमारे पास अगर कुछ इंडस्ट्रियल बेस था भी तो लिमिटेड था, इन्हीं सारी चीज़ों में था, कॉटन में था, जूट में था, कोल में था और टी में था। 1930s के बाद एडिशन किया गया किस चीज़ में? शुगर में, सीमेंट में और पेपर में। ठीक है, इन सारे चीज़ों में किया गया एडिशन। और कुछ राइज हमें देखने के लिए मिला आयरन स्टील्स में, आयरन और स्टील में, कब? पोस्ट 1907। और 1940 तक हमने देखा कि कॉटन और जूट की फैक्ट्री, लगभग 30% फैक्ट्री वर्क फोर्स हमारे कॉटन और जूट का ही था, लेकिन नैरो मैन्युफैक्चरिंग बेस था और डाइवर्सिफिकेशन कम था, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें यहाँ पे अब तक हमारे पास है। ठीक है, और अभी भी हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। 1950 तक में हम भी अगर देखें तो इंडिया क्या कर रहा था? इंपोर्ट कर रहा था। 90% ऑफ मशीनरी, टूल या मेटल कटिंग मशीनरी हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है और हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी क्या है? वीक है। और हमारे पास क्या नहीं है? हैवी और कैपिटल गुड इंडस्ट्री की ज़रूरत है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है लेकिन हैवी कैपिटल गुड का एब्सेंस है। ठीक है, ऐसी हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल वीकनेस देखने के लिए मिला। तो यहाँ जो है मशीनरी नहीं है, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए कोई बेस नहीं है। तो अगर हमारे पास हैवी इंडस्ट्री नहीं है, हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं है, तो इससे क्या होगा? स्लो ग्रोथ हो रहा है, हम डिपेंड हो रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन फॉरेन कैपिटल का भी डोमिनेंस था। इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर्स कंट्रोल्ड लार्जली बाय ब्रिटिश कैपिटल। तो हो क्या रहा था कि फॉरेन कैपिटल का डोमिनेंस तो होगा ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर जो है ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो डोमिनेटेड सेक्टर्स इस टाइम पे क्या था? कोल माइनिंग, जूट था, शिपिंग था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टी, कॉफ़ी और प्लांटेशन सिस्टम था। ठीक है, तो मैनेज कौन कर रहा था? ब्रिटेन से ही ब्रिटिशर्स लोग ही जो है मैनेज कर रहे थे। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, ब्रिटिश फर्म्स इवन कंट्रोल्ड मैनी इंडियन ओन्ड कंपनीज। और ब्रिटिश फर्म्स ने क्या किया कि बहुत सारे इवन इंडियन ओन्ड कंपनीज को भी वो कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अब अगर हम अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, तो अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी का तो बुरा हाल था ही, कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब और क्या क्या फीचर था उस टाइम पे?
ग्रॉस पोवर्टी था, पोवर्टी बहुत ज़्यादा, इलिटरेसी आप देख सकते हैं 84% के अराउंड जो है इलिटरेसी था, वाइड स्प्रेड डिजीज़ था, डीप सोशल इनक्वालिटीज़ था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश में 84% जो है इलिटरेसी हो तो क्या ही हाल होगा। ठीक है, कॉलोनियलिज्म ने क्या किया, एक तरीके से पॉपुलराइजेशन ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो जो पीजेंट्स और आर्टिसंस था, इनको जो एक तो और गरीब थे ही ये, इनको और बुरी तरीके से पॉपुलराइज एकदम भिखारी बनाने की नौबत आ गई। ठीक है, इनका इतना बुरा हाल था। तो हम अगर फाइनली क्या समझ सकते हैं कि इंडिया 1947 में इकोनॉमिकली वीक था, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड था, फॉरेन कंट्रोल था, सोशली इम्पोवरिश था। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था आज़ादी के बाद, प्लानिंग सही चाहिए था, स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए था, ताकि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस हो सके और हम ज़्यादा जो है इंपोर्ट ना करें। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंस के बाद फिर कैसा हुआ, ठीक है, और फिर क्या सोचा गया, अब हम इसको देखते हैं। तो फाउंडेशनल विज़न क्या था कि नेशन अब हमारा ऐसा होना चाहिए आज़ादी के बाद जहाँ पे तो नेशनलिज्म भी हो, सेक्युलरिज्म भी हो और डेमोक्रेसी भी हो। ठीक है, क्या हो हमारे देश में, नेशनलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो और डेमोक्रेसी भी हो, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में ही हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है अभी अब एक जो है नया नया आज़ाद हुआ कंट्री है तो उसके पास क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, और ये ज़रूरी है क्यों, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल चैलेंज में क्या आया। तो कॉलोनियलिज्म ने क्या किया, हमारे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये इसको जो है फिर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ में लेकर के आना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का क्या था, बुरा हाल था। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो जिसमें कि सबका भला हो, वेलफेयर ऑफ ऑल हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर डिबेट होने लगा कि कौन सा जो है मॉडल को चुना जाए, कैपिटलिज्म को चुना जाए या सोशलिज्म को चुना जाए। ठीक है, क्योंकि ग्लोबली जो है या तो कैपिटलिज्म चल रहा था या सोशलिज्म चल रहा था। ठीक है, तो सोशलिज्म जो है नेहरू को ज़्यादा अपील लगा, नेहरू जी को। ठीक है, लेकिन उनको जो लगा कि सोवियत स्टाइल में जो सोशलिज्म चल रहा है वो सोशलिज्म ना चले। ठीक है, बेसिकली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म तो आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सोशलिज्म मीन्स क्या है कि यहाँ पे स्टेट चीज़ों को ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है सबके लिए, और कैपिटलिज्म का मतलब है सिंपली कि यहाँ पे मार्केट चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोवियत मॉडल जो है ज़्यादा सोशलिज्म ज़्यादा अपीलिंग लगा, लेकिन सोवियत मॉडल नहीं। ठीक है, सोवियत मॉडल को रिजेक्ट करने के पीछे क्या बात था, क्योंकि टोटल स्टेट ऑनरशिप था, पूरा का पूरा ऑनरशिप स्टेट के पास था, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, और ये जो है बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए सूटेबल नहीं था कि टोटल स्टेट ऑनरशिप हो। तो मिडिल पाथ चुना गया। ठीक है, लीडर्स ने फेवर किया ना तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे, ना ही एक्सट्रीम सोशलिज्म की तरह जाएंगे। हमारा एम होगा कि हम बैलेंस करेंगे फ्रीडम को और इक्वालिटी को, हम बैलेंस करेंगे, और एडॉप्ट किया गया सोशलिस्ट ओरिएंटेशन विथ डेमोक्रेसी एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या चुना कि सोशलिस्ट ओरिएंटेशन तो होगा लेकिन डेमोक्रेसी प्राइवेट सेक्टर भी होगा। मतलब हमने क्या चुना, मिडिल पाथ, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। किसको चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हमने जो चूज़ किया, चूजन मॉडल का क्या फीचर था, तो यहाँ पे क्या रहा, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ किया जाएगा, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी होगा और स्टेट लेड प्लानिंग होगा। ठीक है, स्टेट इसमें प्लान करेगी, मीन्स गवर्नमेंट प्लान करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी इनकरेज किया जाएगा कि पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, तो पॉलिसी रिफ्लेक्शंस हमें क्या क्या देखने मिला जब ये सारी चीज़ें हुई, उनके बाद क्या पॉलिसीज़ देखने के लिए मिला। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का आया, जो कि आउटलाइन किया मिक्स इकोनॉमी को। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर कि हम क्या करेंगे, वेलफेयर और सोशल जस्टिस हमें लेकर के आना है। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन को क्या किया, सेटअप किया गया प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, और 5
ईयर प्लान्स का एरा स्टार्ट हुआ। तो कोर आइडिया क्या था कि सोशलिस्ट ओरिएंटेड मिक्स इकोनॉमी हमारा होगा, जिसका इंश्योर क्या करेगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, इक्विटी हो और डेमोक्रेसी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1948 का आया सबसे पहले, तो ये क्या था, इसमें एम क्या था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये अप्रैल में आता है 1948 में। एम था कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लोगों के बीच, और स्टेट जो है एक प्रोग्रेसिवली एक्टिव रोल प्ले करे इंडस्ट्री में। इस टाइम स्टेट का रोल था। ठीक है, और बिगनिंग हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या किया गया इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के रोल को डिफाइन किया गया, प्रोवाइड किया गया फ्रेमवर्क फॉर प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ और चीज़ें क्या हुई कि इंडस्ट्रीज़ को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो स्टेट का मोनोपोली होगा, जिसमें कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, जैसे कि आर्म्स और एम्यूनेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया और रेलवेज हो गया। ठीक है, क्या रहा, स्टेट मोनोपोलीज रहा। देन बेसिक और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज क्या होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, लेकिन जो है प्राइवेट फर्म को भी अलाउ किया जाएगा। तो एक तो हमने देख लिया कि स्टेट का मोनोपोली, दूसरा देख लिया हमने कि स्ट्रैटेजिक और बेसिक इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोल हो गया, आयरन और स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट हो गया, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, मिनरल ऑयल्स। तो ये सबको किस में रखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग प्राइवेट फर्म को भी अलाउ किया जाएगा। ठीक है, देन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज कौन कौन सा था, तीसरे टाइप का इंडस्ट्रीज था कि ऐसे इन इंडस्ट्रीज को क्या किया जा रहा था, रेगुलेशन किया जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ है इसमें, बट गवर्नमेंट इसमें प्राइस और प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगी। जैसे कि इसमें ये सारे इंडस्ट्रीज क्या थे, इंपॉर्टेंट थे मासेस के लिए। जैसे क्या आता है इसमें, ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, फर्टिलाइजर, शुगर, पेपर, सीमेंट, कॉटन, वूल, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन चौथे टाइप की इंडस्ट्रीज क्या था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो इसको छोड़, इन सारे 3 कैटेगरीज को छोड़ के जो ऑल रिमेनिंग कैटेगरीज थे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाता था। और ये ओपन किसके लिए है, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव्स के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, लेड फाउंडेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा गया, स्ट्रेंथ किया गया पब्लिक सेक्टर के रोल को, इनकरेज किया गया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रेगुलेशन के साथ। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि फिर बाद में ये एक स्टेज बनता है, फिर IPR 1956 की पॉलिसी फिर आती है। तो ये हमने देखा कि इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में क्या क्या हो रहा है, 4 तरीके का इंडस्ट्रीज है यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रोल को। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।